नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, कैसी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती है नर्सिंग मैनेजमेंट को लिखने की, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर आप बहुत बिलो एवरेज या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, फिर आपको किसी भी डिजीज आ जाए, कोई भी डिजीज आ जाए, किस प्रकार से साइकेट्रिक में नर्सिंग मैनेजमेंट को बना करके लिखना है, वो सारी बातें, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स दूंगा और यहीं से ही आपका सारा कंटेंट है वो बन करके रेडी हो जाएगा। और हम ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो मैनेजमेंट पे आ सके, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है मैनेजमेंट का पोर्शन, नर्सिंग मैनेजमेंट का पोर्शन, हर बच्चा इसमें ढीला होता है, इसको बहुत ही एक परफेक्ट तरीके से नहीं लिख पाता है। हम उसे ओवरकम करेंगे, हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, हम चलेंगे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, हम समझेंगे कि नर्स कैसे ट्रीट करना होता है और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने वीडियो पे चलते हैं। देखिए गाइस, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो उसमें भी नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट से शुरुआत होकर के वही सारे पॉइंट है। असेसमेंट से पहला पॉइंट हमेशा नर्सिंग में असेसमेंट ही आता है। बाद में हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बातें करते हैं, फिर हम प्लानिंग पे आते हैं, फिर हम उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या हमें कुछ आउटपुट निकला है या नहीं निकला है, फिर वापस से हम उसको रीअसेस करते हैं चीज़ों को, फिर वापस नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। और आपको जैसे मैंने पुराने वीडियोज़ में बताया है, आप समझ भी गए होंगे, हमेशा जो ये नर्सिंग डायग्नोसिस होती है ये हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड बनती है, नंदा के कंसेप्ट पे बनती है। इसलिए हम साइकेट्रिक में भी उसी रूल को फॉलो करेंगे, नंदा के डायग्नोसिस बनाएंगे और साथ ही साथ जितने कितने पॉसिबल्स ट्रिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट का जो रूल होने वाला है वो होगा नर्सिंग डायग्नोसिस ऑब्जेक्टिव इंटरवेंशन रूल। देखिए मैं पेन का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बड़ी इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए नोई रूल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नर्सिंग डायग्नोसिस हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। मैंने आपको आउटकम आइडेंटिफिकेशन बताया होगा, वो भी सही है, और फिर हम इंटरवेंशन की बात करेंगे। हो सकता है इंटरवेंशन आप रैशनल के साथ लिखो, लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज प्रैक्टिकली नोटिस की है कि इंटरवेंशन के साथ रैशनल लिखने का टाइम हमें मिलता नहीं है। इसलिए बजाय कि हम उसे वहां पे गंदे इंटरवेंशन के साथ भाई बहुत ही बेकार रैशनल लिख के आए, इसकी बजाय हम ऐसा करेंगे कि ओनली फॉर इंटरवेंशन, अच्छे इंटरवेंशन पे फोकस करेंगे। अच्छे इंटरवेंशन ही आपको नंबर दिला देंगे, आपको रैशनल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी एज ए आइडियल ये बनता है कि आपको रैशनल लिखने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे आपके पेजेस थोड़े भरे भरे दिखेंगे, बहुत कंजेस्टेड सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्लियर कट चीजें दिखे एक साइकेट्रिक टीचर को। इसलिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव और इंटरवेंशन पे चलेंगे। और हम बात करते हैं अपने, देखिए आपको मैं पूरी पीडीएफ, कम से कम 17-18 पेज की, 22 पेज की पीडीएफ है, जिसमें खूब सारे एग्जांपल्स भर के है, लेकिन ये वीडियो है वो आपको एंड तक साइकेट्रिक का पूरा कंसेप्ट समझा देगा। देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए ये जो परफेक्ट तरीका है, जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले लिखे हैं मैंने, फिर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इंटरवेंशन लिखे हैं, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सबको मैं समझाऊंगा, पहले आपको मैं ट्रिक समझा दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 डायग्नोसिस बनाए और फिर उसके कुछ इंटरवेंशन लिखे हैं। एट एंड आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर ये वाली चीजें हैं जो हमें लिखनी होती है, और ये यहाँ पे ऐसा ही है। सिजोफ्रेनिया का जो मैनेजमेंट है वो 2 डायग्नोसिस के साथ मैंने लिखा है। फिर बाकी मैंने आपको यहाँ से पीआर यादव सर की बुक से, पीडीएफ से वो शेयर की है नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिजीज के पीडीएफ हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं इस बात के बारे में कि हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक्स को सीखेंगे, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, या फिर बिलो एवरेज हो, या फिर एक पुअर स्टूडेंट हो, आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। तो समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी एक पेशेंट सिजोफ्रेनिया का होता है तो उसके अंदर हम जो प्रायोरिटी का डायग्नोसिस बनाते हैं वो उसके सेंसरी परसेप्शन का और थॉट प्रोसेस का बनाते हैं। क्योंकि भाई आप जानते हो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसमें एक तो भाई हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, ऐसी सारी चीज़ें, यानी कि सेंसरी परसेप्शन है वो उसके डिस्टर्ब है, उसके बाद में उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है। इसके लिए हम जो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं वो इन डायग्नोसिस को रखते हैं। ठीक है, मेनिया में बात करें गाइस, तो मेनिया के अंदर इंजरी और थॉट ये दोनों ही एक मेजर कंपोनेंट है, और मूड ये तीनों ही एक मेजर कंपोनेंट है जो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। डिप्रेशन की बात करें तो उसको सेल्फ हार्म करने की, वो कई बार सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है। इसलिए आप सोचिए एक पेशेंट है डिप्रेशन का, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि कहीं वो सुसाइड नहीं कर ले, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। पहले हम उसको, उसकी सिक्योरिटी है उसको तो इंश्योर करें, बाद में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसी चीज़ें होती है, वो अपने आप को भाई आशावादी फील नहीं करता है, वो ऐसे फील करता है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, वो बहुत ही लोनली फील करता है। ठीक है, तो आप मेरी यहाँ से बातें समझना। सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसके लिए जो प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस बनते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड डायग्नोसिस सेंसरी परसेप्शन और थॉट का आता है। मेनिया के अंदर इंजरी, मूड और थॉट का आता है। डिप्रेशन के अंदर सेल्फ हार्म, होपलेसनेस, हेल्पलेस का आता है। आगे मैं आपको सारा ही बताऊंगा। फिर आते हैं भाई साहब एंजाइटी के डायग्नोसिस, फोबिया के डायग्नोसिस, पैनिक डिसऑर्डर के डायग्नोसिस, और यहाँ पे आप ओसीडी है उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पे एंजाइटी ही अपने आप में एक डायग्नोसिस है, और कम्युनिकेशन, ये जो दोनों डायग्नोसिस है वो मेजरली होते हैं यहाँ पे। आगे बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है तो वहां पे एंजाइटी और न्यूट्रिशन ये दोनों ही मेजर कंपोनेंट है जो प्रायोरिटी पे होते हैं। फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की बात करें तो पर्सनालिटी, रोल परफॉर्मेंस, एंजाइटी, ये सारे जो डायग्नोसिस है ये प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे मैंने इनके पड़ोस में भी कुछ डायग्नोसिस लिख रखे हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन। इन चीज़ों में देखिए आप सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाती है, पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली प्रोसेस है वो अल्टर हो जाती है, सेल्फ स्टीम है वो गिर जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी
सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायग्नोसिस पे ये सारी चीज़ें आ सकती है। यानी कि आपको इतना आइडिया लग रहा होगा कि जो हमारी पहली डायग्नोसिस बनेगी वो सारी इन पे बेस्ड बनेगी, ठीक है, पहली और दूसरी डायग्नोसिस। फिर जो तीसरी, चौथी और पांचवी डायग्नोसिस वो इन पे बेस्ड बनेगी। जब आप साइकेट्रिक मैनेजमेंट के कहीं पे भी आंसर्स देखोगे तो आपको भी यही फंडा मिलेगा, और यही है जो चीज़ मैंने यहाँ पे कंक्लूड की है। आगे देखिए, अगर एंजाइटी की जो भी डिसऑर्डर होते हैं या फिर जो भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे एंजाइटी फोबिया में ये तो आपको मिलता ही है, जैसे कि एंजाइटी का डायग्नोसिस हो गया, रोल परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी, न्यूट्रिशन का डायग्नोसिस, साथ साथ कोपिंग मैकेनिज्म है वो अल्टर हो जाना, सेल्फ स्टीम है वो गिर जाना, ये सारे डायग्नोसिस भी आपको देखने को मिलते हैं। और बाद में मैं आपको सारे इंटरवेंशन की बात बताऊंगा। पहले अपन चलते हैं कि कितने क्या डायग्नोसिस है, साथ ही साथ किस डिजीज में कौन सा डायग्नोसिस लगता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपन सबसे पहले भाई साहब जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर है उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि देखिए भाई साहब, सिजोफ्रेनिया का है। सिजोफ्रेनिया में पहला या दूसरा मेजर जो डायग्नोसिस बनता है वो बनता है डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन। हम देखते हैं भाई ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। फिर आता है डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, उसका थॉट है वो भी तो अफेक्ट होता है। देन ये जो डायग्नोसिस है दोनों सिजोफ्रेनिया में, जहाँ मैंने डबल स्टार लगा रखे हैं, इसका मतलब है सिजोफ्रेनिया में ये प्रायोरिटी पे आएगा। फिर देखिए कुछ डायग्नोसिस होते हैं रिस्क फॉर वायलेंस, हो सकता है ये खुद को हार्म करे, सेल्फ डायरेक्टेड हो या अदर डायरेक्टेड हो। आप सोचिए जो मेनिया का पेशेंट है वही तो हानिकारक है, वही तो भाई वायलेंस कर सकता है। सिजोफ्रेनिया का भी कुछ पेशेंट होते हैं जो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, ठीक है, जिनको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, जिनको शक संदेह होता है, वो भी तो वायलेंस करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आ जाए जहाँ पे आपको लगता है कि भाई पेशेंट वायलेंस कर सकता है, तो वहाँ पे आप ये डायग्नोसिस चिपका सकते हो। अगला आता है इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। आपको भी पता होगा जितने भी ये साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, इन सब में क्या होता है कि बंदा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है, वो सारी चीज़ें उसको नहीं आती है। इसलिए हम यहाँ पे इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन का भी डायग्नोसिस बना सकते हैं, वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पाता है। अगला है इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस। देखिए बात ऐसी है कि जब एक साइकेट्रिक या साइकोटिक पेशेंट होता है वो फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करना है, उसको नहीं पता है कि घर में कौन है, किसको कैसे रेस्पेक्ट देनी है, किसको कैसे बात करनी है, किसकी कैसे भाई इज्जत करनी है, वो सब उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता कि रिलेशनशिप्स के साथ कैसे डील करना है, भाई बहन के साथ कैसे डील करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे डील करना है। तभी तो वो पागल है, तभी तो वो साइकेट्रिक पेशेंट है और साइकोटिक फीचर है उसमें। इसलिए इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस आपका एक डायग्नोसिस है जो यहाँ पे बन जाता है। अगला है भाई साहब छठा डायग्नोसिस जो स्पेशली डिप्रेशन के लिए है, हाई रिस्क फॉर हार्म। आपके सामने कभी भी डिप्रेशन का नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आप लिखोगे वो ये होगी कि भाई पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने आप को होपलेसनेस मानता है, वर्थलेसनेस मानता है। इसलिए आपको हाई रिस्क फॉर हार्म, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड, यहाँ पे ये जो मैनिक एपिसोड है इसको काट देना, क्योंकि मैनिक एपिसोड का मैंने अलग से डायग्नोसिस बता दिया है। इसलिए रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड की वजह से यहाँ पे हाई रिस्क फॉर हार्म होता है कि भाई वो सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस कर ले, वो खुद को कुछ नुकसान पहुंचा दे। अगले जो 7th और 8th डायग्नोसिस है वो स्पेशली मेनिया के लिए। जब भी मेनिया का सवाल आए तो पहले नंबर पे आपको इनको चिपकाना है, रिस्क फॉर इंजरी। भाई चांसेस रहता है वो ऐसी एक्टिविटी करे, एग्जॉस्टन, डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, फिजिकल एजिटेशन, इन सब की वजह से उसको कुछ इंजरी हो जाए। इसलिए नर्स का पहला काम होता है मेनिया का जब भी पेशेंट आता है तो पहले तो भाई अपनी सेफ्टी करना, खुद की सेफ्टी रखो, फिर सामने वाले की पेशेंट की सेफ्टी रखो। इसलिए मेनिया के अंदर जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें हम रिस्क फॉर इंजरी को पहले नंबर पे रखते हैं, फिर हम रखते हैं रिस्क फॉर वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड और अदर, वो खुद को या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा दे, क्योंकि वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है मेनिया वाले पेशेंट में। भाई आपने पढ़ा होगा ना, यूफोरिया होता है, एक्सिलेशन होता है, एक्सटेसी होता है, इसकी वजह से मेनिक पेशेंट में दूसरा डायग्नोसिस आप रिस्क फॉर वायलेंस बना सकते हो। अगला देखिए भाई, अगला जैसे मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, 9वां और 10वां डायग्नोसिस तीनों में आ सकता है। तीसरे या चौथे नंबर पे आप डाल सकते हो इंडिविजुअल इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। हो सकता है कि भाई बहुत सारी उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इनइफेक्टिव है, वो नहीं जानता कि भाई जीवन में क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस प्रकार से उनके साथ डील करना है। तो साइकेट्रिक पेशेंट है ना, उसमें तो साइकेट्रिक फीचर है। इसलिए मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इन सब के पेशेंट के अंदर कोपिंग मैकेनिज्म अच्छे से डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग मैकेनिज्म होती है, वो नहीं सह पाते चीज़ें, ठीक है। 10वां होता है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। आपने पूरी साइकेट्रिक पढ़ी होगी तब सबसे एक जो कॉमन फीचर है वो पढ़ा होगा, नींद नहीं आती साहब। नींद नहीं आती पेशेंट को, जब उसकी हिस्ट्री में जाओगे ना तो नींद नहीं आती। इसलिए अपन उसको भाई एंजियोलाइटिक गोलियां देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उसे अच्छे से नींद आए। जब उसका स्लीप पैटर्न अच्छा होगा तभी तो वो भाई ठीक होगा। इसलिए डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न एक ऐसा डायग्नोसिस है जो आप कहीं पे भी चिपका सकते हो, क्योंकि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होगा उसकी पहली ये कहीं ना कहीं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जरूर होगा कि भाई साहब इसको नींद नहीं आती। अगला देखते हैं ड्रेसिंग या ग्रूमिंग, सेल्फ केयर डेफिसिट। आप खुद सोचिएगा कोई ऐसी डिजीज आपके सामने है जहाँ पे भाई वो खुद ड्रेसिंग नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कपड़े कैसे पहनने, ग्रूमिंग कैसे करना है, ठीक है, उसको नहीं पता ना, सेल्फ केयर डेफिसिट है, उसको नहीं पता भाई ब्रश कब करना है, खाना कब खाना है, उसको तो आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो फिर ऐसी जगह पे ऐसे पेशेंट में आप ड्रेसिंग या ग्रूमिंग का सेल्फ केयर डेफिसिट का डायग्नोसिस है वो चिपका सकते हो। अगला आता है भाई साहब जो 12, 13 और 14, 15 ये चारों डायग्नोसिस है, ये स्पेशल डिप्रेशन के हैं जो आप पहले नंबर पे डाल सकते हो। पहला है डिसफंक्शनल ग्रीविंग, है ना, वो ग्रीफ में होता है, दुख दर्द पीड़ा में होता है, क्योंकि उसे भाई किसी चीज़ को खोने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, तभी तो वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। अगला होता है सेल्फ एस्टीम,
भाई जो बंदा डिप्रेशन में होता है उसका सेल्फ स्टीम गिरा हुआ होता है, इसलिए सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू हेल्पलेसनेस, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, मैंने आपको जब मेडिकल सर्जिकल के डायग्नोसिस बनाने सिखाए थे तब मैंने आपको बताया था ना, नंदा का एक पर्टिकुलर टर्म होता है, उसके बाद हम रिलेटेड टू लिखते हैं, रिलेटेड टू में लिखते हैं वो जो डायग्नोसिस आया वो किस वजह से आया है, कौन सा ऐसा मैनिफेस्टेशन है, किस कारण से आया है। अगला देखते हैं भाई अल्टर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, डिप्रेशन वाला जो मरीज होता है वो आपसे आंखें भी नहीं मिला पाता है। अगला देखते हैं अल्टर्ड रेस्ट एंड स्लिप, ना वो सो पाता है ना रेस्ट कर पाता है, वरना तो फिर डिप्रेशन में ही क्यों होता वो। ठीक है, तो ये वाले जो डायग्नोसिस है वो आप स्पेशली डिप्रेशन में चिपका सकते हो। अगली बात करते हैं भाई कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये अपने सारे जो साइकोटिक डिसऑर्डर हो गए ना दोस्तों, अब आपके सामने कैसा भी कोई साइकोटिक डिसऑर्डर आ जाए तो आप इन डायग्नोसिस को आप लिख के आ जाओ। ये मैंने कम से कम 15 डायग्नोसिस बनाए, 15 डायग्नोसिस में से आपको तो बस 5 चिपकाने हैं, वो भी मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे बता दिया, डिप्रेशन में, मेनिया में, सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर में कौन से लगाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब अपने पैनिक या एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी के डिसऑर्डर में सबसे पहला जो डायग्नोसिस बनता है वो सीवियर एंजाइटी का ही बनता है। दूसरा जैसे पावरलेसनेस होता है, कई बार फोबिया फियर का होता है, तब यहाँ पे अपन पावरलेसनेस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अगला जो आप सेकंड डायग्नोसिस, कभी भी कोई एंजाइटी का सवाल आ जाए ना तो एक सीवियर एंजाइटी और इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग, ये दोनों आप डायग्नोसिस बना के आ जाना, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कोई भी आपका सवाल गलत नहीं करेगा। अगला होता है अल्टर्ड या इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस। देखिए किसी मरीज को साइकेट्रिक पेशेंट तभी बोला जाता है जब उसका डेली का जो काम है वो रुक गया है, इसलिए वो इतना पागल हो गया है, इतना पेशेंट बन गया है कि भाई वो अपना डेली का काम है वो भूल जाता है। ठीक है, उसमें उसको दिक्कत आती है, इसलिए हम अल्टर्ड या इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस है इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। ये जो 4, 5 और 6 डायग्नोसिस है ये स्पेशली सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जो होते हैं, हिस्टीरिया वाले डिसऑर्डर जो होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो डिस्टर्ब्ड पर्सनल आइडेंटिटी, वो भूल जाता है खुद को कि भाई वो मंजली का है या क्या है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन, विजुअल या काइनेस्थेटिक जो परसेप्शन है, यहाँ पे देखिए सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में स्पेशली ये जो 6th नंबर वाला डायग्नोसिस है, विजुअल और काइनेस्थेटिक वाला परसेप्शन, ये वाला डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन वाला डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में। तो आप इसको जरूर लगा के आइएगा जब भी आपके सामने सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का सवाल आए, क्योंकि भाई होता है ना, आपने पढ़ा होगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है कि भाई पर्सन को कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है, वो किसी और पर्सनैलिटी में घुस जाता है, दैट्स ऑल, है ना। अगला देखिए बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस तरह का आपने डिजीज पढ़ी होगी जिसमें क्या है कि न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज है, इसलिए 7th, 8 और 9 डायग्नोसिस है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लो सेल्फ स्टीम, अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस या रोल परफॉर्मेंस, ये सारे डायग्नोसिस है जो उनमें काम आते हैं। 10th और 11th नंबर पे 10th वाला भी आपके न्यूट्रिशन के लिए डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी आप डाल सकते हो। अगला देखिए जो 12, 13 और 14 नंबर का डायग्नोसिस है वो स्पेशली डेलीरियम और डेमेंशिया के पेशेंट, जहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाता है, जहाँ पे वो वांडरिंग करता है, मतलब कि कहीं पे भी घूमने लग जाता है, जहाँ पे उसको इतना मेमोरी लॉस हो जाता है कि वो भूल जाता है, सड़क पर चलते चलते निकल जाता है, तो रिस्क फॉर ट्रॉमा भी होता है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू फॉल, कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड मेमोरी, वंडरिंग, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस यहाँ पे इतने सारे आपने 30 डायग्नोसिस के लमसम पढ़े, इनमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको लमसम भाई हर डिजीज के हिसाब से प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस और ये 29 डायग्नोसिस है, इनके नाम याद करने हैं। साथ ही साथ आपको एक रिलेटेड टू का वर्ड भी लिखना है कि वो चीज़ है उसका कोज क्या है, जैसे इम्पेयर्ड मेमोरी है इसका कोज क्या है, तो आपको पता होगा डिलीरियम डेमेंशिया में क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आप इम्पेयर्ड मेमोरी रिलेटेड टू आप एज और रिस्क फैक्टर ऐसी चीज़ें लिख के आओ। ठीक है, ताकि आपका मैनेजमेंट वाला पर्सन और अच्छा हो। हालांकि जब मैंने PR यादव सर की बुक देखी थी उसके अंदर ओनली फॉर ये नंदा के वर्ड्स दे रखे थे, कई जगह रिलेटेड टू लिखा है, कई जगह नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे R सिलवानी की बुक आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको रिलेटेड टू के बाद भी कुछ चीज़ें मिलेगी कि क्या कोज है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोज लिखो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये जो कोज हैं वो कोज कुछ भी हो सकते हैं, वो कोज वही होंगे जो उस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनसे रिलेटेड ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे वो चिपका सकते हो। ओके, इसलिए मैंने ये सिर्फ नंदा के वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप पर्सनली एक डिजीज से रिलेटेड ना करके ओवरऑल सारी डिजीज के हिसाब से इसको देख सको। ठीक है, अगला देखिए, अब अगर आपको ये सारे डायग्नोसिस समझ में आए तो हम चलते हैं कुछ ऐसे इंटरवेंशन, क्योंकि भाई डायग्नोसिस के बाद में आप इंटरवेंशन लिखोगे, बीच में ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको यही लिखना है कि जो ये चीज़ हो रही है इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, इसको आपको करेक्ट करना है, तो ये वाली बात लिखनी है, वो अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा जब सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस सिखाऊंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉमन इंटरवेंशन, साइकेट्रिक पेशेंट पे आप क्या क्या वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सारे कॉमन इंटरवेंशन बनाए हैं। सबसे पहली जो अप्रोच होती है, एक नर्स को देखिए काम और जेंटल अप्रोच रखनी है। हमेशा आप पेशेंट के साथ जाइए, ऐसा नहीं हो कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, आप उस पर चिल्ला रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, ये सब अगेंस्ट है, आपके ऊपर केस हो सकता है। इसलिए नो साउट, नो एंगर, नो टच। ठीक है, और काम एंड जेंटल अप्रोच। फिर आप जो भी बात करो वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात कीजिए, मतलब कि जैसे कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे को कोई दिखाई दे रहा है, तो आप उसे बोलिए अच्छा आप मतलब क्या फील कर रहे हो, आप क्या क्या देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, और हम भाई वहाँ पे उस चीज़ को ये नहीं बोला अच्छा क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे को भी दिखा, ये सब नहीं होता। ठीक है, आपको एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन अप्रोच, मतलब कि कुछ ऐसा बोलना है कि पेशेंट आपको जवाब दे, पेशेंट आपको और चीज़ें बताए। जैसे कि वो बोला कि कल मैंने खाना नहीं खाया, तो आपको उसको रीज़न पूछना है कि भाई अच्छा आपको खाना क्यों नहीं खाया था, आप इस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो क्या। तो ऐसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की अप्रोचेज हैं, उनको यूज़ करना है। बहुत सारी टेक्निक्स है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, अपने आप में टॉपिक है, तो वो यूज़ करना है आपको। ठीक है,
देन गिव मेडिसिन एंड थेरेपीज प्रॉपरली। अब देखिए, जब साइकेट्रिक की बात आती है तो मेडिसिन और थेरेपीज आप कभी भी दे सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिंपल इंटरवेंशन से ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि आप सबसे लास्ट में मेडिसिन को और थेरेपीज को लिखो, आप इनको बीच में भी ऐड कर सकते हो, वहाँ पे आपका कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे मेडिकल सर्जिकल में हम क्या करते थे कि मेडिसिन वाले चीज़ को सबसे लास्ट में रखते थे, पहले कुछ हम जो नर्सिंग इंटरवेंशन हाथों से कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, वो करते थे। तो ये है। अगला देखते हैं अपन। अगला है, क्या होता है कि कई बार साइकेट्रिक पेशेंट्स के कुछ फेवरेट स्टाफ होते हैं, वो उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जितना पॉसिबल हो सके उसका फेवरेट स्टाफ उसके साथ रखें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। देखिए, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी डिल्यूजन या हेलुसिनेशन वाला पेशेंट होता है उसको कभी भी आप प्रमोट नहीं करोगे। आप उसको ये नहीं बोलोगे अच्छा कौन दिख रहा है, महज से बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है या फिर तुम शिव जी को देखते हो, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, ये सब नहीं है। आपको उनको द वॉइस या द इमेजेस ऐसे कुछ करके सपोर्ट करना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई वो चीज़ है, उसको ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं बोले कि उसको लगे जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है। उसको यही बोलना कि भाई जो आप देख रहे हो वो मेरे लिए रियल नहीं है, रियलिटी के साथ चलना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, इस चीज़ को आपको समा करके रखना है अपने अंदर। अगली बात करें, जो सस्पिशियस पेशेंट होते हैं, कई सारे सस्पिशियस जिसका परसिक्यूटरी बिहेवियर होता है, शक संदेह करते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट करना। सपोर्ट करना इन द सेंस ये नहीं है कि भाई उनको आप डांटो चिल्लाओ या फिर उसकी बात का सपोर्ट नहीं करना है। उस पेशेंट को सपोर्ट करना, उसके साथ रहना है ताकि वो कुछ गलत डिसीजन ना ले या फिर अपने आप को हार्म नहीं पहुंचा दे, है ना। अगली बात करते हैं कि कई बार होता है उसको डिलीजन या फिर कुछ दौरे आते हैं, ठीक है, लाइक उसको उस डिजीज के दौरे आ रहे हैं, मेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको किसी और एक्टिविटी में इंगेज करो, कुछ इंटरपर्सनल एक्टिविटी में इंगेज करो जहाँ पे उसका मन लग जाए, ठीक है। ये भी एक नर्सेज का काम होता है। अगला होता है एंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट और सेल्फ। हमेशा जो भी वायलेंट पेशेंट होता है सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखो आप, ठीक है, फिर पेशेंट की सेफ्टी देखो कि उसे कुछ चोट नहीं पहुंचे। इसलिए एनवायरमेंट में जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो हमें हटाने होते हैं। अगला है प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग। साइकेट्रिक की डोज, ड्रग्स की डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा लिथियम का थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो बहुत नेरो होता है, इसलिए लिथियम टॉक्सिसिटी होने में देर नहीं लगती। इसलिए जो डोज है उसका बहुत ढंग से आपको उपयोग करना है। अगला है कि भाई जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होता है उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना है, एज ए मेंटल या मैड पेशेंट उनके पे चिल्लाना नहीं है, उनको फिजिकल टॉर्चर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अगला आता है उसकी रेस्पेक्ट करनी है, उसकी प्राइवेसी उसको मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको रखना है, ठीक है। जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो सिंपल कन्वर्सेशन करना है, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, रियलिटी बेस्ड बातें करनी है, ठीक है। आगे है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसके एनवायरमेंट को कुछ ऐसा बनाओ कि वो अपने आप को अच्छा फील करे। जैसे आपने मिलियोथेरेपी पढ़ी होगी, मिलियोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। उसका कंसेप्ट यही है कि अगर एनवायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो पेशेंट की हालत है वो सुधरने लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए गाइस, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन इज बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। आगे मोटिवेट करना है पेशेंट को। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पेशेंट को छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट करके उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं, और उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें असिस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ही उसको नहलाने लग जाओ, नहीं, लेकिन आपको उसमें असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करवानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो उसके साथ इंटरवेंशन के साथ लिखे हुए हैं। जितने भी मैंने इंटरवेंशन बनाए हैं वो लगभग आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, लगभग सारे डायग्नोसिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीआर यादव सर की बुक का अनसॉल्व पेपर्स का पेपर है, उनमें से कुछ मैंने PDF है वो बनाए हैं, और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बढ़िया प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये बुक खरीद लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक लगी मुझे पर्सनली, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि इसमें आपको भाई काफ़ी सारी क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, आपको जगह जगह से ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी बुक पढ़ना अच्छी बात है, बुक भी पढ़िए, कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन जब आपको समराइज फॉर्म में कुछ चीज़ मिल रही हो तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऐसी बुक को मैं प्रमोट करूँगा। आगे देखिए यहाँ पे जैसे भाई मैंने पर्टिकुलर जैसे देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, तो यहाँ पे इनके डायग्नोसिस बने हुए हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक जैसे OCD के हैं, डिप्रेशन के हैं, उनके डायग्नोसिस है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ये देख लीजिए डायग्नोसिस है, ठीक है, बना रखे हैं। अब अपन चलते हैं जो मैंने एक लिखा है सिजोफ्रेनिया का, ओके, उसको अपन समझते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, जितना भी मैंने कंक्लूड किया है वो सब समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की। मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले आप लिखोगे नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें हमने लिखा है डिस्टर्बेड सेंसरी परसेप्शन, ऑडिटरी या विजुअल, रिलेटेड टू विड्रॉवल इनटू सेल्फ, पैनिक, एंजाइटी एंड डिस्टॉर्ट थॉट। क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसका सेंसरी परसेप्शन है वो खराब हो जाता है। परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन है वो उसको ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पेशेंट है वो रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, वो डिफाइन एंड टेस्ट कर सके रियलिटी को कि भाई सामने मेरे ये ऑब्जेक्ट है, सामने जो खड़ा है वही दिखे, कुछ और नहीं दिखे, और एलिमिनेटिंग द अकरेंस ऑफ हेलुसिनेशन, जो भी उसको हेलुसिनेटरी दौरे आ रहे हैं उसको वो कम कर सके, उसको खत्म कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। इसके लिए हम इंटरवेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से साइन है। जैसे अभी वही वो आवाज़ सुन रहा है, वो किसी से बात कर रहा है, वो हंस रहा है, ठीक है, या फिर वो किसी को बीच में सेंटेंस से रोक रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई पागल बातें कर रहा है, तो वहाँ पे हम उस क्लाइंट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हंसना नहीं है, विस्पर नहीं करना है। क्लाइंट की सेफ्टी और रिस्क, मतलब कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ना कर दे कि भाई उसकी जान है वो खतरे में आ जाए, और उसके जो भी
एथिक्स है उसको अपन को ध्यान में रख के उसकी केयर करनी है। आगे देखें, अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विदाउट वार्निंग। ऐसे जिस टाइम पे उसको हेलुसिनेशन आ रहे हो, इल्यूजन्स के दौरे आ रहे हो, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप उसको टच कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए रिस्की हो। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। गाइस, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करते टाइम एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आप जब पेशेंट को एक्सेप्ट करते हो तब आप उसकी केयर कर पाओगे। अगला है, डो नॉट रीइंफोर्स द हेलुसिनेशन। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि हेलुसिनेशंस को जगा रहे हो कि हाँ भाई उस आवाज़ के बारे में बता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप बस उनको ऐसे ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोले कि वो खुद ऐसे वैलिडेट करे कि हाँ भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है ना। हेल्प्स द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन एंजाइटी एंड हेलुसिनेशन। बार बार उसको समझाना है कि जो आप सोच रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए सच नहीं है, आपके लिए है। आप इस बीमारी से ग्रसित हो, आप इस टाइम पे एंजियस हो, आपको रेस्ट करनी चाहिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी। जब आप प्रॉपर मेडिसिन लोगे तब ये सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी। और हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना है क्लाइंट को, उसे किसी इंटरपर्सनल एक्टिविटी है उसमें एंगेज कर देना है। तो भाई साहब, अपना सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर। हो सकता है क्रॉनिक डिजीज कंडीशन से हो या इनेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट है इसकी वजह से हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात आती है, तो टू करेक्ट थॉट प्रोसेस, हमें उसका थॉट प्रोसेस है वो करेक्ट करना है। या फिर पेशेंट विल एलिमिनेट पैटर्न ऑफ डिल्यूजनल थिंकिंग। वो कुछ डिल्यूजन है, उसका कुछ फॉल्स परसेप्शन है, कुछ बिलीव है, फॉल्स बिलीव है, अनसेकेबल बिलीव है, तो उनको है वो अपन को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं, तो सबसे पहले कन्वे एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट्स नीड फॉर द फॉल्स बिलीव बट दैट यू डू नॉट से द बिलीव। भाई आपको उस चीज़ को कन्वे करना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसको एज ए थेराप्यूटिक लेकर के चलना है। डू नॉट आर्ग्यू और डिनाई द क्लाइंट, डिनाई द बिलीफ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हस्बैंड है आया अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है आप उससे लड़ने लग जाओ, उसके बिलीफ है उसको और ज़्यादा बढ़ा दो, है ना, ऐसा नहीं करना। तीसरा है रीइंफोर्स एंड फोकस ऑन रियलिटी एंड डिस्करेज लॉन्ग डिस्कशन अबाउट इरेशनल थिंकिंग। फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं आप उसको घंटे भर पूछ रहे हो और बता क्या हाल है, अच्छा और तूने क्या क्या देखा, ऐसा नहीं करना है ना। इफ द क्लाइंट इज हाईली सस्पिशियस, अगर क्लाइंट हाईली सस्पिशियस हो, कुछ क्लाइंट होते हैं बहुत ज़्यादा शक संदेह करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो उसका फेवरेट स्टाफ है वो वहाँ पे रखना है अगर पॉसिबल हो तो। आपको सारे उसके प्रॉमिस है उसके साथ ऑनेस्ट रहना है ताकि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो आपका अच्छा बन सके। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है, आप टच कर रहे हो पेशेंट को, ये सब गलत है। कहीं हंसना नहीं है, विस्परिंग नहीं करना है, या फिर आप शांत तरीके से किसी से बातें कर रहे हो कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तब वो यही सोचेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अवॉइड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है आप उससे कॉम्पिटिशन करने लगे हो, एसर्टिव्स का यूज़ करना है। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आपको हमेशा एक फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये 2 डायग्नोसिस है, आपको समझ में आया कि भाई ये जो हमने सारी बातें अब तक की थी इन सब का कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब तक ये आपको सारी चीज़ समराइज हो गई होगी कि भाई साइकेट्रिक के अंदर हमको किस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि भाई जितना बेस्ट मैनेजमेंट है वो अपन लिख सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।